गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आजकल हम चैप्टर 4 के अंकित प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और एक कारण सहित बताइए कि यह सत्य है या असत्य। ये प्रश्न आपके पास है, किसी सदिश का परिमाण अदिश होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि सदिश का जो परिमाण होता है उसको हम किसी अंक के द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं, और कोई भी अंक एक अदिश राशि होती है। अतः यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि किसी सदिश का परिमाण सदैव अदिश होता है, तो यह सत्य है, क्योंकि परिमाण जो होता है वो आंकिक मान होता है, ठीक है, और अंक जो होता है वो एक अदिश राशि है। ओके, अगला पास है, किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। तो ये जो आपके पास प्रश्न दिया हुआ है ये बिल्कुल ही असत्य कथन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास भी एक सदिश राशि है, ठीक है, और हमने इसके घटक खींचे वी एक्स दिशा में और वी वाई एक्स दिशा में। तो वी के जो ये घटक होते हैं ये भी एक सदिश को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, सदिश राशि को प्रदर्शित करते हैं। अतः यहाँ पर जो वी जो एक सदिश है इसके जो घटक होते हैं वो भी क्या होते हैं, सदिश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है ये गलत दे रखा है कि किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, असत्य है, क्योंकि जो है जो सदिश के घटक हम निकालते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सदिशी होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी कण द्वारा चली गई पथ की लंबाई। पथ की लंबाई जिसको हम दूरी कहते हैं, ठीक है, चली गई जो पथ की लंबाई होती है उसे हम दूरी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दूरी कहते हैं उसको। सदैव विस्थापन, और विस्थापन क्या होता है, जो आपका पास अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है, ठीक है। ये कह रहे हैं किसी कण द्वारा चली गई जो पथ की लंबाई जो है वो सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है। तो ये भी आपके पास असत्य है, क्योंकि दूरी आपके पास पथ की पूरी लंबाई होती है और जो विस्थापन होता है वो अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास टी वाला है, किसी कण की औसत चाल समय के साथ समान समांतराल में कण के औसत वेग के परिमाण से अधिक या उसके बराबर होती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसको हम चित्र के द्वारा दिखा भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, या कोई कार है, कोई पिंड है जो ए से चलता है, ए से बी तक 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बी से फिर सी पे चलता है 10 किलोमीटर, और सी से डी पर पहुंचता है, फिर चलता है 20 किलोमीटर। ए से बी चला, बी से सी चला, सी से डी चला। तो इसके द्वारा तय किया कुल रास्ता, जितनी रास्ते की लंबाई होगी 20, 10, 30, 40, 50। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल निकालेंगे, दूरी कितनी चली 20, 20, 40, 50, और समय क्या लगता है, 10 मिनट लगता है, ठीक है ना। तो दूरी बटा समय यानी कि 50/10, और काट देंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी से जो सी की दूरी है वो ए से डी तक की दूरी के बराबर मान लेते हैं यहाँ पर। तो अब हमने विस्थापन देखना है, तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम और प्रारंभिक जो बिंदु होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है। तो यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो उसको 10 लेंगे तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय 10/10 काट देंगे इसको 1 किलोमीटर। तो हम इस पर देख सकते हैं कि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई और वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको कह सकते हैं कि किसी कण की औसत चाल समय के साथ समान अंतराल में ही कण की औसत वेग के परिमाण से अधिक या उसके बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला आपके पास है उन 3 सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है, कभी भी शून्य सदिश नहीं होगा। तो आपके पास 3 सदिश हैं। सपोज 3 सदिश आपके पास एक एक्स अक्ष पे लगा हुआ है, एक वाई अक्ष पर है, एक जेड अक्ष पर है। अब हमने इन सदिशों को योग करना है, तो इनका जो योग होता है वो कभी भी क्या नहीं होता, शून्य नहीं होता है। तो ये सत्य कथन है। ये शून्य तभी हो सकता है यदि 2 सदिशों का योग, यदि 2 सदिश का योग जो है तीसरे सदिश के योग के बराबर हो, लेकिन इन में से जो तीसरा सदिश हो वो ऋणात्मक होना चाहिए। यानी कि एक सदिश है 2i, दूसरा सदिश है 3 और तीसरा सदिश है 5। तो यहाँ पर जो हम इसको अगर जोड़ेंगे तो हमको किस प्रकार होना चाहिए, 2 और 3 जो प्लस में होना चाहिए और 5 क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, या 2 माइनस में होना चाहिए, 3 माइनस में होना चाहिए और 5 प्लस में होना चाहिए। तो इस प्रकार से तब 0 हो सकता है, अन्यथा 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको आंसर लिख लेंगे। पहले का आंसर सत्य है, तो यहाँ पर ये वेक्टर ए है और वेक्टर ए का मॉडुलस लिया और ये दूसरा वेक्टर एन हो गया है। तो अतः सदिश का परिमाण अदिश होता है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होगी। दूसरे का बी का है असत्य है, सी का भी क्या होगा, असत्य है, डी का सत्य। एग्जाम्पल हमने जैसे बताया आपको अभी, माना किसी वस्तु का द्वारा बिंदु ए से टी तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, तो औसत चाल दूरी बटे समय 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, वेग विस्थापन बटे समय 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाल अधिक है और वेग कम है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सत्य आपके पास है। यह शून्य होगा यदि 2 सदिशों के योग धनात्मक तथा तीसरा सदिश उसी परिमाण का हो तथा विपरीत चिन्ह का हो, यानी कि ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित असमीकाओं को ज्यामिति या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापना कीजिए। इनको हमने हल करना है। ए आपके पास है मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेस देन का चिन्ह है और इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी, इसके बराबर हमने इसको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज़ हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है, 9th में 10th में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है। त्रिभुज बनने की जो कंडीशन होती है, किन्हीं 2
भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरे से अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज कब बन पाएगा? यदि दो भुजाओं का योग जो है तीसरे से अधिक है। किन्हीं भी दो भुजाओं का, हम इसको जोड़ कर ले सकते हैं, इससे अधिक होना चाहिए। इन दोनों का जोड़ इससे अधिक होना चाहिए, या इन दोनों का जोड़ इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर जो है नियम लगाएंगे। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो हम यहाँ पर जो है भुजा लेते हैं पी क्यू और क्यू आर, इन दोनों का योग इससे अधिक, यानी कि पी आर से अधिक होना चाहिए। तो लिख लेते हैं हम पी आर, यानी कि पी आर क्या होगा? छोटा होगा। इन दोनों के योग से पी आर क्या होगा? छोटा होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम पी आर इज लेस देन पी क्यू प्लस क्यू आर। छोटा है, पी आर क्या है? छोटा है किसके योग से? पी क्यू प्लस क्यू आर के योग से। और पी आर हमारे पास यहाँ पर क्या है? वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। पी क्यू पर हमारा वेक्टर ए लगा हुआ है और क्यू आर हमारे पास वेक्टर बी है। इनको हमने आपस में जोड़ना है। तो त्रिभुज के द्वारा हमने आपको बताई थी। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? वेक्टर ए को हम खींच लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद वेक्टर ए के शीर्ष बिंदु से वेक्टर बी के भुज को मिलाते हुए वेक्टर क्यू आर को खींचा। वेक्टर ए के पुच्छ यानी कि पी बिंदु से वेक्टर बी के शीर्ष बिंदु आर को मिलाते हुए हमने परिणामी वेक्टर खींचते हैं, जो हमारे आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये परिणामी वेक्टर ए प्लस बी हो गया है। तो हमने पी आर का यहाँ पर मान रख देंगे मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन का चिन्ह है, और पी क्यू का मान वेक्टर ए मॉडुलस प्लस मॉडुलस वेक्टर बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हम ले लेंगे। यदि ए तथा बी की दिशाएं समान हो, ए और बी की दिशाएं समान हो, अर्थात वे एक सरल रेखा में हो, इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों ए की दिशा में चल रहे हैं। दोनों क्या चल रहे हैं? ए की ओर चल रहे हैं। तो उस अवस्था में जो परिणामी वेक्टर होगा वो दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। वेक्टर ए की दिशा भी वही है जो वेक्टर बी की दिशा है, तो इनका परिणामी वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग होगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। इसको समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। समीकरण नंबर 1 और 2 से मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो लेफ्ट साइड में दोनों का समान है, तो इसको जो है ले लेंगे हम एक को, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन, यहाँ पे क्या था? लेस देन था, और यहाँ पे क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये लेस देन भी यहाँ पर लेस देन है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। ठीक है, राइट साइड में हमारे पास सेम है, तो इसको ले लेंगे वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। हमने केवल यहाँ पे चिन्ह रखना है, बाकी जो है हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों समान है समीकरण नंबर 1 और 2 में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगला आपके पास है बी वाला। बी क्वेश्चन आपके पास है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉडुलस वेक्टर ए ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर बी, और होल में मॉडुलस लिख रखा है पूरे पे। ठीक है, तो इसको हमने प्रूव करना है। तो फिर वही हमने नियम यहाँ पर लिखना है, क्योंकि त्रिभुज की कोई भी एक भुजा
अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है। ठीक है ना। कोई भी एक भुजा दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है। अभी हमने इससे पहले क्या किया था, इससे पहले हमने लिखा था कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का जो योग होता है वो तीसरे से अधिक होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो इसको थोड़ा उल्टा ले रहे हैं, यानी कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, जोड़ तो अधिक होता है इससे तीसरी भुजा से, लेकिन यदि आप इसको घटाएं, अंतर करें इन दोनों में, तो किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा क्या होती है, इसमें अधिक होती है। यानी कि दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से कम होता है, यानी कि तीसरी भुजा अधिक होती है किन्हीं दो भुजाओं के अंतर। तो यहाँ पर हम इसको घटा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम पी आर इज ग्रेटर देन, पी आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, जब हम इन दो भुजाओं को घटाते हैं, पी क्यू माइनस क्यू आर। मान रख दीजिए पी आर का मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी इज लेस देन इज ग्रेटर देन पी क्यू वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको ले लेंगे। अब देखिए हमने अभी पी क्यू माइनस क्यू आर किया, हम इसको जो है क्यू आर माइनस पी क्यू भी कर सकते हैं ना। किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, चाहे आप इसको इसमें से इसको घटाओ, चाहे आप इसमें से इसको घटाओ, चाहे इसमें से इसको घटाओ, किसी को भी घटा सकते हैं। ठीक है ना। अभी हमने पी क्यू में से क्यू आर को घटाया, अब हम जो है आर क्यू में से पी क्यू को घटा देते हैं, क्यू आर में से पी क्यू घटा देते हैं, समझिए। तो अभी क्या होगा, ये भुजा क्या होगी, अधिक होगी। तो इसको लिख सकते हैं हम पी आर ग्रेटर देन क्यू आर माइनस पी क्यू। मान दीजिए पी आर का मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन क्यू आर का मान मॉडुलस ऑफ वेक्टर वी माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड। ठीक है। ये दूसरी क्वेश्चन आ गई है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर माइनस मॉडुलस बी वेक्टर। ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। ये कंडीशन हमारी कब आई, जब ए और वी दो वेक्टर हैं वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ये तीसरी कंडीशन कब आई, दो वेक्टर आपके पास हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब वेक्टर ए तो इधर को चल रहा है और वेक्टर बी को इधर को चल रहा है, तो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इनका परिणाम क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा ना। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो जुड़ जाता है परिमाणी में, और जब परिमाण विपरीत दिशा में तो परिमाण जो है घट जाता है, तो यानी कि ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस प्रकार से पाया गया ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉडुलस दैट इज इक्वल टू आएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। समीकरण नंबर 3। अतः समीकरण 1, 2, 3 से तीनों समीकरण से हम लेते हैं, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ए वेक्टर माइनस मॉडुलस बी वेक्टर होल मॉडुलस। तो ये आपके पास ये द्वितीय समीकरण प्रूफ हो गई है। द्वितीय समीकरण आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। सी वाला देखिए, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। चूंकि त्रिभुज की एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी होती है, अभी हमने निकाला था, चूंकि जो है त्रिभुज की जो एक भुजा होती है अन्य दो भुजाओं के योग से
छोटी होती है। तो यहाँ पर हम चित्र में लेंगे कि हमने ओ पी क्यू हमारे पास एक वेक्टर योग का हमने त्रिभुज के द्वारा बना रखा है, जो हमने पीछे वाले चित्र में बनाया था। वेक्टर ए लिया, वेक्टर बी को लिया और इसका हमने परिणामी वेक्टर ज्ञात किया, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब क्या करते हैं, वेक्टर बी को जो है उलट देते हैं, यानी कि हमने घटाने करना है तो उलट देंगे तो उसका चिन्ह क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो वेक्टर ए को लेंगे और इसकी जो है से हम वेक्टर बी माइनस बी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका परिणाम क्या आएगा, वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे ओ क्यू डैश, इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो ओ क्यू डैश इज लेस देन अन्य दो भुजाओं के योग के, यानी कि ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू। ठीक है, कि ये और ये क्या है, बराबर है। पी से क्यू डैश और पी से क्यू, ये दोनों क्या हैं, वेक्टर बराबर हैं। ठीक है, और ओ पी वेक्टर यहाँ पे कॉमन है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ओ पी प्लस पी क्यू हम लिख सकते हैं या पी क्यू डैश लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा ओ क्यू डैश का मान रख देंगे तो मॉडुलस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज लेस देन ओ पी का मान रख दीजिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर माइनस पी, चाहे आप यहाँ पे पी क्यू डैश ही लिख लीजिए। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए माइनस पी इज लेस देन मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। मॉडुलस करेंगे इसका तो प्लस में आएगा। ठीक है, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान हो तो समता का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो समानता का चिन्ह लगता है, यानी कि बराबर का चिन्ह लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको बराबर के रूप में हमको उपयोग करना है इसको, तो इसको हम बराबर के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो इसको आपने जरूर लिखना है कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान हो, जैसे हमने पिछले जो क्वेश्चन में किया था समान दिशा थी, तो उसमें क्या लगता है, समता का चिन्ह लगता है। डी वाला देख लेते हैं। ये आपके पास मॉडुलस ए माइनस बी जो वेक्टर हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉडुलस वेक्टर ए माइनस मॉडुलस वेक्टर बी का होल मॉडुलस है। चूंकि त्रिभुज की किसी एक भुजा की लंबाई अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है तो ट्रेंगल ओ पी क्यू डैश, इसी प्रकार से हमें क्या लेना है, ट्रेंगल ओ पी क्यू डैश ले लेंगे। ठीक है, ओ क्यू डैश हमें लेना है यहाँ पर, ओ क्यू डैश इज ग्रेटर देन ओ पी माइनस पी क्यू डैश। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर ओ क्यू डैश, ये ओ है, ओ क्यू डैश इज ग्रेटर देन ओ पी माइनस पी क्यू डैश मान रख दीजिए। तो मॉडुलस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस बी वेक्टर, और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, जिसको हम जो मॉडल्स बता रहे थे, ये जो प्लस में आता है मॉडल्स के अंदर जो है माइनस चिन्ह होता है तो धनात्मक, उसको हम लिखते हैं धनात्मक होता है वो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ओ क्यू डैश इज ग्रेटर देन मॉडल्स पी क्यू डैश माइनस ओ पी। ठीक है, और मान रख दीजिए मॉडल्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन पी क्यू डैश का मान रख देंगे, तो माइनस बी है, माइनस बी वेक्टर हो गया, और ये आपके पास ओ पी क्या है, माइनस ए वेक्टर है। ठीक है,
अतः समीकरण, इसको हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 लेते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 से मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन मॉडुलस वेक्टर ए माइनस मॉडुलस वेक्टर बी होल मॉडुलस हो गया है। और हम जानते हैं समता का निशान तभी लागू होगा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी समान दिशाओं में होंगे। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को जो है समझते हुए इनको आप लिखेंगे और हल करेंगे ध्यानपूर्वक। कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके।